अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कोलकाता में मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से मुलाकात की और उन्होंने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की ज़रूरत से इत्तेफाक किया। दो कदावर इलाकाई कायदीन 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए मिलकर तैयारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दोनों कायदीन के दरमियान इस मुलाकात को मुस्बित करार दिया गया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। नीतीश कुमार ने रियासती सेक्रेटरीट में मुलाकात के बाद कहा कि बहुत मुस्बित बातचीत हुई है। अपोजिशन जमातों को मिल बैठकर हिकमत अमली बनानी चाहिए। ममता बनर्जी ने मीटिंग से बाहर निकलते हुए कहा कि हमें ये पैगाम देना चाहिए कि हम मुत्तहिद हैं। इस बातचीत की ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं और दोनों कायदीन ने इन्हीं मामलात पर इज़हार ख्याल किया जिस पर बिलउमूम इत्तफाक राय पाया जाता है। ज़राए ने बताया कि दोनों फरीकों ने इस मीटिंग का इस्तेमाल इस बारे में गौर के लिए किया गया कि इंतखाबात से कबल एक कारगर इत्तेहाद बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। I would like to extend my gratitude to MS Education Academy for giving us the opportunity for being one of the 100 young parliamentarians. सितारों से आगे जहां और भी है, हमें ये जरूरत है कि हम हमारे पर फैला के प्रवास करें। Please click the following link in description for more details. ममता बनर्जी के साथ मीटिंग के बाद बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव से बंद कमरे में मुलाकात की। इसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिसमें नीतीश और अखिलेश ने गुफ्तगू की। समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर्स में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भी कम वबेश वही बात कही जो ममता बनर्जी ने कोलकाता में कही। उन्होंने कहा कि मुल्क व आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एक होना ही होगा। उन्होंने जोर दिया कि अगर अपोजिशन एक हो गया तो बीजेपी की इक़्तिदार से बेदखली यकीनी है। नीतीश कुमार दोनों मुलाकातों के बाद मुतमईन नजर आए। गुजरात फसादात के कुछ अहम मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की कायम करदा खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT ने निरोदागाम केस में तमाम 67 मुलजिमीन को बरी करने के अहमदाबाद की खुसूसी अदालत के फैसले पर हुई तनकीदों के बीच इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। वाज़ेह कि SIT के जांच करदा मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई खुसूसी अदालत के जज SK बख्शी ने 20 अप्रैल को अपने हैरत अंगेज़ फैसले में तमाम मुलजिमीन को सबूतों की अदम दस्तियाबी का हवाला देते हुए बरी कर दिया। हालांकि इस मामले में कई ऐनी गवाहों ने अदालत में गवाही दी थी। पुलिस तहवील में साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ अहमद के कत्ल की जांच के लिए साबिक जज की क़यादत में माहिरीन की कमेटी बनाने की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को सुनवाई करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने जब यह पिटीशन पेश की गई तो उन्होंने वकीलों को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कोरोना से मुतासिर हैं, इसलिए कई ऐसे मामलों की सुनवाई भी मुलतवी करनी पड़ रही है जिनकी तारीख दी जा चुकी थी। एडवोकेट विशाल तिवारी के जरिए पेश की गई पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि वो 15 अप्रैल को किए गए अतीक और अशरफ के बेमाना कत्ल की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही साबिक जज की क़यादत में माहिरीन की कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे। इसके साथ ही पिटीशन में उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए 183 इनकाउंटर्स की भी जांच का मुतालबा किया गया है। उद्धव शिवसेना के संजय रावत ने शिंदे सरकार को आइंदा 15 से 20 दिनों की मेहमान करार देने के बाद दावा किया कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि शिंदे इख्तिदार में रहें। इनके मुताबिक NCP लीडर छगन भुजबल का यह दावा कि महाराष्ट्र में वज़ीर आला बदलने के लिए दिल्ली में बातचीत चल रही है बिल्कुल दुरुस्त है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संजय रावत ने कहा है कि मैंने इनसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। शिवसेना के राज्यसभा के रुकन ने मजीद कहा कि वज़ीर आला बनने के बाद से शिंदे वो हासिल नहीं कर सके जो बीजेपी चाहती थी। रावत के मुताबिक बीजेपी हमारी हुकूमत गिराना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने शिंदे को इस्तेमाल किया। काम हो चुका है। इस बात का इशारा देते हुए कि शिंदे अब बीजेपी के किसी काम के नहीं रह गए। संजय रावत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की वजह से बीजेपी को कोई सियासी फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि वो महाराष्ट्र हुकूमत के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मुस्तकिल जमानत दे दी है, जो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तौहीन के साथ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। जस्टिस BR गोयल और जस्टिस संजय करोल के बेंच ने फारूकी की ज़मानत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए मध्य प्रदेश में लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के इनके खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज की गई तमाम FIR को भी यकजा करने और इन्हें इंदौर के कोकोगंज पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बल्दियाती उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर गामज़न है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में मेयर उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार की हिमायत में मुनक्किदा रैली में अपनी तकरीर जय श्री राम के नारों से शुरू करते हुए अपोजिशन पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत, सड़कों की परेशानी, फसादात और कर्फ्यू रहता था, मगर अब मुतवातिर बिजली, सड़कों का जाल और कोई फसाद ना कर्फ्यू है। सीएम योगी ने नारा दिया कि उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है, ना कोई दंगा है, सब चंगा ही चंगा है। उन्होंने दावा किया कि रियासत की अमन व अमान की सूरत हाल आज पूरे मुल्क में एक मिसाल बन चुकी है। माफिया और मुजरिम अब कहानी बन चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने यह नहीं बताया कि अब भी उत्तर प्रदेश में फायरिंग का सिलसिला चल रहा है, गैर कानूनी हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, खुलेआम लड़कियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत सिर्फ अपने कारनामे ही गिना रही है, अपनी नाकामियों को छुपा रही है। नाज़रीन, इन सब बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में फसादात खत्म होने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के दावे को मुस्तरद कर दिया है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में साल 2017 से 2021 के दरमियान 35,000 फसादात हुए हैं। आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए ओवैसी ने कहा कि वो अतीक अहमद की हलाकत का सहरा अपने सर लेने की कोशिश कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट ने बीजेपी कायदीन के इस दावे को झूठ करार दिया कि हैदराबाद के पुराने शहर में अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ की हलाकत के बाद ताज़ियती इजलास मुनक्किद किए गए। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी कायदीन बड़ी बेशर्मी से इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई ताज़ियती जलसा या इजलास मुनक्किद नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ मावराए अदालत हलाकतों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हम गोली से निमटने की पॉलिसी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला की हुक्मरान CPIM और अपोजिशन कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि दोनों जमातों के दरमियान टकराव की वजह से रियासत केरला को नुकसान पहुंचा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले दिनों में अवाम बीजेपी को कबूल करेंगे। मोदी ने कहा कि जिस तरह गालिब ईसाई आबादी रखने वाली शुमाल मशरक़ी रियासतों और गोवा ने बीजेपी इसके काम और इसकी हुकूमत को कबूल किया है, इसी तरह केरला भी आने वाले दिनों में ज़ाफ़रानी जमात को कबूल करेगी। मारूफ गुलकार शांतनु मुखर्जी शान ने नमाज पढ़ते हुए पोस्ट की गई अपनी तस्वीर पर एक तबके की तरफ से की जा रही तनकीद का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी मज़हब के त्यौहार को कैसे मनाऊं, ये मेरी मर्ज़ी है। शान ने ईद के मौके पर नेट कैप पहने और नमाज पढ़ते हुए अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी। इस पर जारी तनकीद का जवाब देते हुए उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मैं किसी तकसीम या किसी से मुतासिर फ़िक्र को फ़रोग़ नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी एक शख्स की बुनियाद पर आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देंगे, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है। शान ने मौजूदा वक्त में सख्त गैर हिंदुओं की तादाद में इजाफे का जिक्र करते हुए कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हिंदू मज़हब कुछ लोगों की वजह से ख़राब हो गया है। अच्छे या बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं। आप चंद लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं, ये गलत है। गुलकार ने कहा कि मैं क्या पहन रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मैं किसी भी मज़हब को कैसे मना रहा हूँ, ये पूरे तौर पर मेरी मर्ज़ी है। उन्होंने कहा कि हर छोटी बात पर धमकी मिलने लगती है। शान का मज़ीद कहना था कि मैं ये भी देखता हूँ कि अगर कोई किसी बात पर रद्दअमल ज़ाहिर ना करे तो सामने वाले की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है। वो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी निज़ाद मुतनाज़ा राइटर तारिक फ़तेह नहीं रहा। वो काफ़ी अरसे से बीमार था। इसकी उम्र 73 साल थी। तारिक फ़तेह की बेटी नताशा फ़तेह ने एक ट्वीट में ये इत्तला दी। इसने लिखा कि पंजाब का शेर, हिंदुस्तान का बेटा, कनाडा का आशिक तारिक फ़तेह ने अब जिम्मेदारी दूसरों को दी है। वो इस्लाम, पाकिस्तान और दहशतगर्दी के बारे में बाज़ मुतनाज़ा ख़यालात रखता था। इसने कई मरतबा मरकज़ की बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत की तायद की थी। वो 1949 में पाकिस्तान में पैदा हुआ था और 1980 के दहे के अवाइल में कनाडा मुंतकिल हुआ था। वो कई टेलीविज़न प्रोग्रामों में पेश होता था। RSS ने तारिक फ़तेह की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है और कहा कि इसके ताउन को याद रखा जाएगा। BRS के कौमी सरबराह व वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा मजाक का मौजू बन गया है। हर गली, हर नुक्कड़ पर चाइना बाज़ार आम हो गए हैं।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीआरएस के जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। केसीआर ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी महाराष्ट्र पानी की किल्लत का शिकार है, जबकि महाराष्ट्र से अहम दरियाएं गुजरती है, फिर भी अवाम को पीने के पानी की किल्लत है और ज़रूरी अगराज व मकासद की तकमील के लिए पानी दस्तियाब नहीं है। एक तरफ अवाम, दूसरी तरफ किसान परेशान है। अब तक महाराष्ट्र के अवाम ने कई सियासी जमातों को आजमाया है। इस मरतबा आइंदा ज़िला परिषद के इंतखाबात में बीआरएस पार्टी पर भरोसा करें, वो अवाम के भरोसे का पूरा ख्याल रखेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि मुंबई को मुल्क का मालियाती शहर कहा जाता है, जबकि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाती है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दी जा सकती। मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत है। मुल्क में अराजियात को काश्त के काबिल बनाने दरियाओं की कमी नहीं है। सारे मुल्क में ज़रूरी शोबे को मुफ्त बरक़ी सरबराह करने की गुंजाइश है, लेकिन हुक्मरान अवाम को इन सहूलतों से महरूम कर रखे हैं। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर तनकीद की। केटीआर ने कहा कि मरकज़ ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को मुंतकिल कर दिया और इस पर कोई GST नहीं लगाया है। तारक रामाराव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने दावे की तस्दीक के लिए इस ज़िमन में शाया एक अंग्रेज़ी अखबार की खबर का तराशा भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आम लोगों के लिए दूध और दही जैसी बुनियादी ज़रूरियात पर भी GST लगाया जाता है, लेकिन अगर अडानी एयरपोर्ट लेते हैं तो कोई GST नहीं लगाया जाता। उन्होंने तंज़िया अंदाज में लिखा कि यह मुफ्त में फ़राहम करना नहीं है, ये मित्र काल है। उन्होंने हैशटैग लगाया। YSR तेलंगाना पार्टी की कायद वाई शर्मिला को बंजारा हिल्स पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन को जद्दोजहद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। बाद अदालत ने इन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में चंचलगुड़ा ख्वातीन की जेल भेज दिया। शर्मिला पीर को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा अफशा केस के खिलाफ SIT के दफ्तर पहुंचकर एहतजाज का मंसूबा रखती थी और बंजारा हिल्स की रिहाइशगाह से रवाना हो रही थी कि इन्हें बंजारा हिल्स पुलिस टीम ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान शर्मिला की गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी कार को ना रोकते हुए पुलिस अमले पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। बाद पुलिस गाड़ी को रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई करके हिरासत में लेने वाले थे कि शर्मिला ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को तमाचा रसीद कर दिया और दीगर पुलिस कांस्टेबल्स को भी जद्दोजहद किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार ने कहा है कि रियासत भर में साइबर क्राइम को छोड़कर मजमूई तौर पर जराइम में कमी देखी गई है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में साइबर क्राइम के फीसद में इजाफा हो रहा है। DGP ऑफिस में मुनक़िदा क्राइम की सूरत हाल की नज़रसानी के इजलास के बाद कहा कि साइबर क्राइम के शिकार मुतासिर अफराद मुतालिका पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम से निपटने के लिए कायम किए गए खुसूसी पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि CCTV की तनसीब से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में आसानी हुई है, जबकि कम्युनिटी पोलिसिंग के तहत लगाए गए CCTV कैमरों के मुस्बित नतायज बरामद हुए हैं। रियल इस्टेट ताजिर की कत्ल की साजिश को बेनकाब करते हुए कमिश्नर टास्क फोर्स ने 4 अफराद बशमुल एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से गैर कानूनी हथियार बरामद कर लिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस साजिश का सरगना 62 साल दासरी भोमिया है, जो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है। उन्होंने कहा कि 2018 में भोमिया को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गैर महसूब असातिजात केस में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और भोमिया को ये शुबा था कि इसमें एक पुराना मुखबिर है और रियल इस्टेट ताजिर विजय पाल रेड्डी ने ही ACB को इसके असातिजात के खिलाफ इत्तला दी, जिस पर इसे जेल जाना पड़ा। जेल से रिहाई के बाद भोमिया ने अपने एक साथी M चंद्रया से मुलाकात की और विजय पाल रेड्डी की इस हरकत के खिलाफ इसे सबक सिखाते हुए कत्ल का मंसूबा तैयार किया। चंद्रया ने इस सिलसिले में सुपारी गैंग को किराए पर हासिल करने का मशवरा दिया, जिस पर साबिक नक्सलाइट G रोयागो उर्फ शंकर और गडम कुमार से रब्ता कायम किया। शंकर और कुमार ने 10 साल कबल अशोक नामी रॉडी शीटर का कत्ल किया था। चंद्रया, शंकर और कुमार ने भोमिया से 20 लाख रुपए में रियल इस्टेट ताजिर विजयपाल रेड्डी का कत्ल करने का मुआहदा किया और भोमिया ने 5 लाख रुपए की पेश की रकम भी अदा की थी। गडम कुमार ने बिहार से एक देसी साख्ता बंदूक हासिल की और ये टोली ने विजयपाल रेड्डी के मकान वाक़े LB नगर का मुआयना किया और इसकी गाड़ी का नंबर और दीगर तफसीलात भी हासिल किए। इन मुलजिमीन ने आपस में व्हाट्सएप के जरिए विजयपाल रेड्डी के तफसीलात भेजे और सिकंदराबाद की श्रीलक्ष्मी लॉज में किराए पर कमरा हासिल करने के बाद कत्ल का असल मंसूबा तैयार कर रहे थे कि इस बात की इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने वहां धावा करते हुए कत्ल की साजिश को बेनकाब कर दिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने अपने पार्टी कैडर को हिदायत दी कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए मुतहरिक हो जाएं, रियासत में अमन को मजबूत करें, फ़िरका परस्तों को रोकना ज़रूरी है। आने वाली नस्ल को तेलंगाना हम किस हाल में हवाले करेंगे, ये अहमियत की बात होगी।
रियासत के हर असेंबली हलके में पार्टी की तंजीम को मजबूत करें, इब्तदाई मजलिस का क़याम करें। इलेक्शन लड़ने का फैसला जिस वक्त लेना है इस वक्त लिया जाएगा, लेकिन इब्तदाइयों का क़याम ज़रूरी है, इससे पार्टी मजबूत होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब ईद मेलाप से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।